हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स टाइम पे। दोस्तों, आज से हम सीटेट पेपर 2 का मैथ का टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये टेस्ट सीरीज जो आयोग ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रश्न पत्र उपलब्ध करा रखा है, उस प्रश्न पत्र से हम लोग सॉल्व करेंगे। सेम उसी फॉन्ट में सॉल्व करेंगे जिस फॉन्ट में आपको परीक्षा हाल में बुकलेट मिलती है, सेम उसी तरीके से और आयोग की वेबसाइट पे दिए गए प्रश्न पत्र से सॉल्व करेंगे ताकि आपको एकदम एग्जाम वाला अप्रोच मिल सके। और दोस्तों, ये क्लास उन बच्चों के लिए स्पेशल है जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन साइंस वर्ग से कर रखा है और उनको आप सीटेट जो है वो मैथ और साइंस से देना पड़ेगा और उनकी मैथ कमजोर है। उनको लगता है कि 30 में मेरे 8-10 नंबर भी नहीं आएंगे, या आपने पहले दे रखा है सीटेट और आपके मैथ में मात्र 30 में 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर भी नहीं आए हैं। उन बच्चों को मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, इस क्लास को आप पूरा एक बार देखिए और देखने के बाद इसी क्लास के कमेंट सेक्शन में आप खुद कहोगे, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसी क्लास से कि सर इस बार मेरे मैथ में 30 के 30 जरूर आएंगे और किसी सब्जेक्ट में पूरे नंबर आए ना आए लेकिन इसमें जरूर आएंगे। मात्र एक क्लास को देखने से इतना कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। एक ऐसे नए अप्रोच से मैं मैथ को सॉल्व कराऊंगा। क्लास को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपसे एक मैं छोटा निवेदन करूंगा कि आपने यूट्यूब पे कई बड़ी बड़ी मैराथन देख रखी होगी 10-10, 12-12 घंटे, लेकिन आज मेरे कहने से ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 मिनट की होगी। आप धैर्यपूर्वक इस क्लास को पूरा एक बार जरूर देख लें, देखने के बाद अपना फीडबैक कमेंट में दें और मैं गारंटी लेता हूं आप इस वीडियो को देखने के बाद स्वयं कहोगे सर कि इसको देखने के बाद मेरे अब तो सीटेट में 30 नंबर जरूर आएंगे मैथ में, और ये वो छात्र कह के जाएंगे जिनके इससे पहले 5 नंबर भी नहीं आए मैथ में। ये मेरी गारंटी है। इसी के साथ में क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। आपको वहां बुकलेट में 31 नंबर से लेकर 90 नंबर तक आपका मैथ साइंस मिलेगा। ऐसे आपको प्रश्न पत्र मिलेगा सेम इसी फॉन्ट में, और ये आयोग से निकाला गया ही प्रश्न पत्र है। ऐसे आपको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में लिखी मिलेगी। यहाँ 31 नंबर से 60 नंबर तक आपको मैथ मिलेगा, फिर 61 से लेके 90 तक आपको साइंस मिलेगा। चलिए हम 31 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, अंकों 0, 2, 5 और 6, 4 अंक दिए गए हैं। 0, 2, 5 और 6 के उपयोग से बिना अंकों की पुनरावृत्ति के, यानी पुनरावृत्ति का अर्थ होता है कि दोबारा वो शब्द या वो अक्षर ना आए, अंकों की यानी 3 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर। उसने 4 नंबर हमको दे दिए। कौन कौन से नंबर दिए? एक 0 दे दिया, एक 2 दे दिया, एक 5 दे दिया और एक 6 दे दिया। उसने कहा इसमें से 3 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। अब जब आपसे कोई अंक कहे सबसे बड़ी अंक बनाना है अंक देके, तो इसमें पहले आप सबसे बड़ी वाली अंक उठा लीजिए 6, फिर उससे छोटी 5, फिर उससे छोटी 2। अब देखिए ये 652 जो है, इन 4 शब्दों में 3 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ा अंक है। अब इसके बाद उसने क्या कहा था कि फिर 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या में देखिए हम 0 तो ले नहीं सकते, इनमें सबसे छोटा 0 है। अगर हम 0 ले लेंगे तो होगा क्या, किसी संख्या के पहले में 0 कभी नहीं होता, इसलिए हम 0 नहीं ले सकते। अब हम उसके बाद छोटी कौन सी है? 2 लेंगे। अच्छा, अब 2 के बाद में हम देखेंगे इन तीनों में कौन सी छोटी है? 0 छोटी। अब हम 0 ले सकते हैं, एक बार आगे मैंने एक शब्द रख दिया, इसके बाद हम 0 ले सकते हैं। फिर इन दोनों में कौन सी छोटी है? 5 छोटी है। अब देखिए ये इन चारों सबसे बनने वाली सबसे छोटी संख्या 205 है। आपको कैसे बनाना? बड़ी बनाना है तो सबसे पहले सबसे बड़ा अंक रखिए, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ऐसे अगर आपको छोटी बनानी तो सबसे छोटी रखी जाती है। जैसे यहाँ 1 होता तो हम 1 रखते, लेकिन 0 तो सबसे छोटा है, लेकिन हम 0 आगे किसी संख्या को ऐसे नहीं स्टार्ट कर सकते। 11 ये तो 2 अंकी हो गई, 3 अंकी कहाँ हुई, तो इसलिए 0 पहले नहीं रख सकते। अब हम इन तीनों में देखेंगे सबसे छोटी, तो इन तीनों में कौन सी सबसे छोटी है? 2 रख दिए। फिर 1, 2 और 3, इन तीनों में सबसे छोटी देखेंगे 0, फिर इन दोनों में सबसे छोटी देखेंगे 5। अब हमको अंक क्या मिल गया? 652 और 205। एक अंक मिला सबसे बड़ी 652 और एक मिला 205। और सवाल ने क्या पूछा था? अंतर पूछा था, तो इसका अंतर आप कर दीजिए। 2 से 5 जाएगा नहीं, हासिल लिए 12 से 5 गए 7, यहाँ 4 बच्चे 4 ऐसे उतार लीजिए, 6 से 2 गए 4, 447। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बताइए कोई बच्चा ऐसा हो जिसको ये सवाल ना समझ में आया हो, आपसे वो एग्जाम में
अंक दे देगा और अंक से बड़ी संख्या बनने वाली, छोटी संख्या बनने वाली। आप बड़ी और छोटी मैंने बता दिया बनाने के, उस तरीके से आप अंक बना लीजिए। फिर अंतर पूछे तो घटा दीजिए, अगर यही योग पूछता तो इन दोनों को जोड़ देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए लिखा है 2/7 की पावर -3, 4/49 की पावर 6, 2/7 की पावर m-1 हो तो m की वैल्यू। अब देखिए इसको बताने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा। देखिए कहीं इस फॉर्मेट में अगर आपको लिखा मिल जाए a/b की पावर m गुणे a/b की पावर n, तो अगर ये संख्याएं दोनों सेम हैं, अंश और हर, तो इसको हम लिख सकते हैं a/b की पावर, इनको हम जोड़ में लिख देते हैं m + n। बस इतना आप दिमाग में बैठा लीजिए। कहीं अगर इस तरीके से हमको मिलता है कि a/b की पावर m और a/b की पावर n, तो इनको हम a/b की पावर m + n लिख देते हैं। अब चलिए देखिए सवाल पे हम आते हैं। इसने देखिए 2/7 की पावर -3 लिखा। अब इसको हम मिटा देते हैं। देखिए यहीं पर आपको मैं बताता हूँ, 2/7 की पावर -3 लिख दीजिए, सवाल ने दे रखा था। फिर गुणे 4/49, अब देखिए की पावर 6। अब देखिए हम 4/49 को, क्या इसको हम 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? क्या इसको हम 7 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? अब बताइए, और ऐसे होल स्क्वायर में 6 है। अब ये दो जो है ये 2/7 का होल स्क्वायर हो जाएगा और उसकी पावर 6। अब ये 6 से 2 का गुणा हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/7 की पावर 12, यानी इसके स्थान पे हम ये लिख सकते हैं 2/7 की पावर 12। अब हम यहाँ क्या लिख देंगे, 2/7 की पावर 12, 2/7 की पावर 12 बराबर, यहाँ क्या दिया है 2/7 की पावर 2m-1। अब आप देखिए a/b की पावर n, a/b की पावर m, या इसको m मान लीजिए, इसको n मान लीजिए, तो उसी फॉर्मेट में तो आ गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, a/b की पावर m+1, m + n। तो 2/7 हमने ऐसे उतार लिया और m की जगह -3 है और n की जगह पे 12 है, ऐसे लिख लिया, बराबर 2/7 की पावर 2m-1। अब देखिए दोनों तरफ ये बराबर है, इसको हम काट सकते हैं। अब इसके बराबर ये हो गया, -3 + 12 के बराबर क्या हो गया, 2m-1। अब देखिए 12 से 3 गए, 9 बचे, ये -1 इधर आया, इधर प्लस हो गया, बराबर 2m। यानी हम लिख सकते हैं 2m बराबर 9 और 1 10 और m बराबर 10/2, यानी 2 पंचे 10। यही m की वैल्यू आ गई 5। क्या आ गई, 5, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। बस आप एक फार्मूला याद के करके जाइए, a/b की पावर m गुणे a/b की पावर n। आप इसको a/b की पावर m + n लिख सकते हैं और उसी पे ये फार्मूला था। इतना मैंने आपको केवल कंसेप्ट समझाने के लिए किया। आपको एग्जाम हॉल में इतना नहीं करना, आपको ऐसे देखना है कि ये 2/7 की पावर -3 है, ये 4/49 की पावर 6 है, इसको हम 2 का स्क्वायर, इसको 7 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये 2 यहाँ हो जाएगी, ये 12 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा और ये 2/7 ऐसे से कट जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, बराबर 2m-1। ऐसे आपको पेपर में इतने में समीकरण बना लेना है देख के। इसको देखने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने पूरा फॉर्मेट आपको बताया। एग्जाम हॉल में बस पेपर के ऊपर इतना आपको करना है, 12 से 3 गए 9, एक इधर ले आना 10 और इधर 2m और फिर m बराबर 10/2 लिख देना, यानी 5। इतने में आपका आंसर आ जाएगा। मात्र ज़्यादा 30 से 35 सेकंड का ये सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए सीटेट में ऐसे बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चन देता है आपको पेपर में। जब ऑफलाइन पेपर दोगे आप, जिन्होंने दे रखा होगा उनको पता होगा, जो पहली बार देंगे वो जान ले, ऐसे लंबा क्वेश्चन देगा, बच्चे देख के डर जाते हैं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये हमसे नहीं हो पाएगा। जबकि सीटेट का एक पैटर्न है, जो उसके बड़े क्वेश्चन होते हैं वो सबसे आसान होते हैं। आपने इससे पहले 2 क्वेश्चन किया, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये उन दोनों से आसान रहेगा। देखिए इसने क्या लिखा है, कौन से विकल्प 3/11 को निरूपित कर सकता है। अब पहले जो बच्चे 3/11 नहीं जानते हैं, मैं उनको
समझा दूं कि 3/11 का मतलब क्या हुआ। देखिए इस क्लास में मैंने कह रखा है कि जो बच्चे मैथ में कुछ नहीं जानते उनके भी 30 में 30 आएंगे। इसके लिए मैं बेसिक से एक एक छोटी सी चीजें बता के चलूंगा ताकि जो बच्चे कुछ नहीं जानते, इससे पहले मैथ में कुछ नहीं पढ़ रखा, वो उनको भी सारी चीजें समझ में आए और वो एग्जाम में 30 में 30 कर सकें। इसीलिए मैं जब छोटी चीज बताऊं, जिनको पता है वो ये ना सोचे कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको भी कुछ नया कंसेप्ट मिल रहा है, एक प्रयोग मिल रहा है, और जो बच्चे नहीं जानते उनका फायदा हो रहा है। देखिए 3/11 का अर्थ होता है, जैसे आपसे कह दिया किसी ने 1/4, इसका मतलब क्या हो गया कि 4 में से 1 भाग की बात की जा रही है। कितने भाग की? 1 भाग की बात की जा रही है। यहीं अगर 2/3 लिख देता तो इसका मतलब होता 3 में से 2 भाग की बात की जा रही। अब मैंने आपसे कहा मैंने आपको 1/4 रुपए दे दिए, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि सर के पास 4 रुपए थे, 4 में से सर ने 1 रुपए दे दिए हमको, अब बचे 3 रुपए। तो भाग का मतलब ये होता है कि पूरा वाला भाग नीचे है, उसमें से हम कितना दे रहे हैं या उसका कितने की बात कर रहे हैं वो ऊपर लिखा जाता है। अब क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, 3/11 को निरूपित कर सकता है। तो आपने 3/11 को देख के समझ गए कि 11 में से ये 3 भाग की बात कर रहा है। 11 रुपए अगर है उसके पास तो उसमें से वो 3 रुपए की बात कर रहा है। अब क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पहला ऑप्शन दिया है इसने, एक कागज की शीट को 22 समान भागों में विभाजित करके, आपने एक कागज लिया 22 भाग, उसको भाग में विभाजित कर लिया, उसमें से 3 भागों को छायांकित करना। अब देखिए आपके पास टोटल 22 भाग हैं और उसमें से आपने 3 भाग को छायांकित किया, तो ये 3/22 3/11 को क्या निरूपित कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि हमको 3/11 उसने पूछा है, ना कि 3/22। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। फिर आगे पढ़िए, 11 आमों को 3 व्यक्तियों में बराबर बांटना। अब जैसे 11 आम आपके पास है तो आप 11 को 3 से ऐसे भाग देके इस तरीके से तो बांटोगे, जैसे 12 आम होते, कहते 3 लोगों से बांटो, तो आप 3 से भाग देके कहते 4 आम सबको दे दो। तो इसका मतलब क्या हो गया, 11/3 हो गया। तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि हमको तो 3/11 पूछा है कि 3/11 को क्या निरूपित कर सकता है। फिर आगे देखिए ऑप्शन नंबर सी, एक वृत्त को 33 बराबर भागों में विभाजित करके उनमें से 9 को छायांकित करना। अब देखिए 33 को 33 भागों में उसने बांटा, तो पहले तो उसके पास कितने भाग है वृत्त के? 33, और 33 में से 9 को छायांकित कर दिया। अब 9/33 को क्या हम 3 से काट नहीं सकते? 3 त्रिका 9 और 11 तिया 33। देखिए 3/11 आ गया इसका मतलब, और यही हमको ढूंढ रहे थे कि 3/11 किसको निरूपित करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अब बताइए ये इतना बड़ा क्वेश्चन था और सबसे आसान क्वेश्चन था, केवल उसने लैंग्वेज बड़ी कर रखी। तो सीटेट में आप ये समझ जाइए, जैसे जो क्वेश्चन बड़ा देखिए समझ लीजिए ये क्वेश्चन सबसे आसान है और ये क्वेश्चन हमको फ्री का नंबर दे के जाएगा। इसीलिए आज के बाद कभी आप सीटेट की परीक्षा में बड़ा क्वेश्चन देख के ना घबराइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का चौथा क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? अब देखिए ये सीटेट का एक पैटर्न है, वो हमेशा उसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है। देखिए इसकी सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। इस ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप पहले एक चीज देखिएगा, किसी भी संख्या के वर्ग में, जैसे आप कह सकते हैं किसी भी संख्या के वर्ग में कभी लास्ट में एक संख्या 8 हो गई, एक संख्या 7 हो गई, इसके अलावा एक संख्या 2 हो गई, एक संख्या 3 हो गई। ये 4 ऐसी संख्याएं हैं। देखिए आप 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 का वर्ग करेंगे 9, 4 का वर्ग करेंगे 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। देखिए लास्ट में 1 आया, 4 आया, 9 आया, 6 आया, 5 आया, 6 आया, 9 आया, 4 आया, क्या 8, 7 और 2, 3 आए किसी संख्या के? तो जे अगर आपसे 4 ऑप्शन दे दे, उसमें कहे कौन सी एक पूर्णवर्ग संख्या नहीं है, तो ये 4 डिजिट जिस ऑप्शन में आपको मिल जाए, आंख मूंद के भाई उस क्वेश्चन को आप टिक कर दीजिएगा, 100% राइट रहेगा। जहां 8, 7, 2, 3 आपको मिल जाए, आप ऐसे याद कर लीजिए एक नंबर 2378। क्या याद करेंगे आप? 2378
2378। जहां भी 2378 में से कोई डिजिट लास्ट में दिखे तुरंत उस ऑप्शन को आप टिक कर दीजिएगा कि ये संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ये अब इसमें से आप देखिए कि इसमें 6 है, इसमें 6 है, इसमें 6, एक ही संख्या में 8 है जो 2378 में से 8 है। ठीक है, तो ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। आंख मूंद के मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में आप 5 सेकंड से भी कम समय लेंगे, इतना फास्ट। बस आप इस संख्या को याद करके जाइए सीटेट में 2378 2378। अगर किसी संख्या के पीछे 2378 आता है वो संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। इसी के साथ चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। अच्छा, हम 5वें क्वेश्चन में पहुंच गए। कोई छात्र ऐसा हो जो मैथ में कमजोर हो और उसको 4 में से एक भी क्वेश्चन ना समझ में आए हो, मैं कह रहा हूं ऐसे अप्रोच से मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपने प्रीवियस क्लासेस में कुछ नहीं मैथ पढ़ रखी, ना आप जानते हैं, आपको अब कहीं पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। मैं इतने बेसिक से आपको बताऊंगा और इन्हीं 30 क्वेश्चन में इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर ला दूंगा, आप खुद कहोगे सर इस बार मेरे तो 30 में 30 मैथ में आ जाएंगे, चाहे किसी सब्जेक्ट में आए ना, लेकिन मैथ में आप गारंटी देके इसी क्लास के कमेंट सेक्शन में कह के जाओगे कि सर अब तो 30 में 30 आ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक दुकानदार के पास 75 सोने के सिक्के हैं, 75 सोने के सिक्के हैं और 120 चांदी के सिक्के हैं। 75 सोने के सिक्के एक दुकानदार रखे हैं, 120 चांदी के सिक्के रखे। वह इन सिक्कों को इस प्रकार पंक्ति में लगाना चाहती है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार और एक ही संख्या में सिक्के हो। जैसे वो ऐसे एक पंक्ति बनानी चाहती है, 75 सोने की 120 उसकी है, तो वो ऐसी पंक्ति बनानी चाहती है कि सोने के सिक्के लगाए फिर चांदी के सिक्के लगाए, हर पंक्ति में बराबर बराबर हो और कोई सिक्का बचे ना उसका, और किसी पंक्ति में ऐसा ना हो कि सोने और चांदी के सिक्के मिक्स हो जाए, यानी सोने के हो तो सोने वाली पंक्ति हो, फिर खत्म हो जाए तो सारी सिक्के खत्म हो जाए, नई पंक्ति में सारी चांदी की हो और सारी पंक्ति पूर्ण हो। वो इस तरीके से पंक्ति बनानी चाहती है। एक संख्या में सिक्के हो, उसे प्रत्येक पंक्ति में अधिकतम कितने सिक्के लगाने। ऐसे सवाल में आप सीधा HCF आप उसका निकाल दीजिए, जो दो संख्याएं दी गई, जैसे यहाँ 75 और 120 दे रखा है, इसका आप HCF निकाल दीजिए सीधा सीधा, जिसको आप मासा कहते हैं। क्या कहते हैं? मासा। लासा और मासा, LCM और HCF, इसका मासा निकाल दीजिए, तुरंत आपको पता चले। जैसे 75 और 120 का मैं आपको मासा निकालने सिखाता हूं, जो बच्चे मासा निकालना नहीं जानते वो सीख लें। जैसे 75 है तो इसका आप पहले फैक्टर लिखिए। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 5 गुणे 3, 55 या 75। ऐसे इसको सबसे छोटे फैक्टर में हमको तोड़ना, जैसे इससे छोटा कोई फैक्टर होगा नहीं। इसको फिर क्या तोड़ेंगे? 5 गुणे 4 गुणे 5 चौक 20 दूनी 40 तिया 120, यानी कि ये 4 और ये 2 हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 8 गुणे 3। अब हम देखिए यहाँ 5 गुणे 8 गुणे 3, यहाँ 5 गुणे 5 गुणे 3, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 2 की पावर 3 गुणे 3, ये लिख सकते हैं सबसे छोटे फॉर्म में। अब इसमें से जो कॉमन हो जाए वही आपका HCF है। जैसे यहाँ एक 5, यहाँ एक 5, ये निकाल लीजिए 5। और कौन सा कॉमन हो रहा है? एक 3 कॉमन हो रहा है, एक 3, ये 3। इन दोनों संख्याओं का HCF क्या हो गया? 15। यही आपका इन दोनों संख्याओं का मासा आ गया। मासा निकालने का सबसे आसान तरीका, जिन संख्याओं का मासा निकालना उनका सबसे छोटा फैक्टर लिख लीजिए, और जो 2 संख्या है तो 2 में देखिए 3 संख्याओं का मासा निकालने तो 3 में आप जो कॉमन हो जाए वही आपका मासा हो गया। अब इसका मासा 15 आ गया। अब हमको ये पता चल गई कि एक एक रो में 15-15 वो सिक्के बैठाती चली जाए। क्या करें? 15-15 सिक्के लगाती चली जाए। जैसे सोने के हैं तो 15-15 पहले लगाती चली जाए, चांदी की भी है 15-15 लगाते चली जाए, तो उसके सारे सिक्के खत्म हो जाएंगे और वो सोने और चांदी के सारी एक पंक्ति में लग जाएंगी। अब पूछ क्या रहा है हमसे सवाल? ये अगर सवाल में ये पूछ रहा है कि कितने सिक्के लगाए तो 15, या ये पूछ उसे प्रत्येक पंक्ति में अधिकतम कितने सिक्के लगाने होंगे, तो अधिकतम कितने सिक्के? 15 सिक्के लगाने होंगे। अब वो ये भी पूछ सकता था कितनी पंक्ति बनेगी। हो सकता है नेक्स्ट सीटेट में, आपकी सीटेट में ऐसे सवाल देख के वो पूछ ले कितनी पंक्ति बनेगी, तो 75 सोने वाले में वो क्या करेगा? 15-15 की पंक्ति बनाएगा, 5 पंक्ति सोने की बन जाएगी, और चांदी वाले की 120/15 8 पंक्ति चांदी की बन जाएगी। अब वो आपसे 3 तरीके से क्वेश्चन कर सकता था। एक तो उसने पूछा, दूसरा पूछ सकता था कि सोने की कितनी पंक्ति बनेंगी? 5, चांदी की कितनी बनेंगी? 8, टोटल कितनी पंक्ति बनेंगी? 13। 3 क्वेश्चन तो ये आपसे पूछ सकता था, एक ये। तो एक सवाल के साथ मैंने आपको 4 सवाल सिखाया।
प्लस साथ में मासा निकालना सिखाया। आपका बेसिक भी मजबूत हो गया और एग्जाम का क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लिए, साथ साथ में 3 और क्वेश्चन आप सीख गए जो एग्जाम में आने वाले पूछ सकते हैं, क्योंकि सीटेट की यही आदत है, वो क्वेश्चन बदलता नहीं, बस उसी का फॉर्मेट बदल देता है। आज ये पूछा, कल हो सकता है ये पूछ ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। एक समीकरण दिया गया है 3 2 - x - x + 6 बराबर 2 1 - 3x का हल। सबसे आसान सा क्वेश्चन है। देखिए ये जोड़ और गुणा अगर आप जानते हैं तो इतने में आप कर लेंगे। 3 2 - x लिखा है, फिर क्या लिखा है -x + 6 लिखा है, फिर लिखा है बराबर 2 1 - 3x। अब देखिए इसको आप 3 से गुणा करा दीजिए, ब्रैकेट खोल दीजिए, 3 दूनी 6 - 3x, फिर -x, फिर माइनस और प्लस का गुणा -6 बराबर यहाँ खोल दीजिए 2 1 2 और 2 3 6x। अब x देखिए -3x और -x 4x हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो गया, +6 से -6 चला गया, यहाँ हम लिख लिए -4x और ये -6 लिया है यहाँ +6 हो गया बराबर 2। तो 6 से 4x निकल जाएगा, 2x बराबर 2, 2 से 2 कट गया, x बराबर 1। देखिए हमको x की वैल्यू निकल आई। अब ये पूछ रहा है का हल निम्न में से इस और समीकरण का भी हल है, यानी जो इसका हल है 1, इनमें से चारों में से किसका हल है 1। तो ऐसे ऑप्शन में आप पहले ऑप्शन से चेक करना। चलिए कुछ बच्चे होशियारी क्या करते हैं, वो सी और डी से स्टार्ट करते हैं, उनको लगता है कि ऑप्शन सी और डी में रखा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने कई सारे पेपर एनालाइज किए हैं जिसमें से 80% में एग्जामिनर क्या करता है, ऑप्शन ए या बी में से रख देता है, क्योंकि उनको पता है कि जो पुराने टीचर हैं वो यही पढ़ाते चले आए हैं कि ऑप्शन सी और डी में रखा है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि किस माइंडसेट से आपको भेजा गया है, एग्जाम में टीचर कैसे तैयार करके भेजा है, तो वो सी और डी चेक करते हैं। लेकिन मैंने एक 100 सेट को करीब में देखा होगा जिसमें से 80 सेट में ए और बी में ऐसे क्वेश्चन जहां चारों ऑप्शन चेक करने होते हैं वो ऑप्शन रखता है। तो हम ए से चालू करेंगे ना कि सी और डी से। देखिए 4x में हम x की वैल्यू 1 रखेंगे, 4 × 1 + 3 बराबर 5 + 2 × 1। अब देखिए 4 × 1 = 4 + 3 और 5 + 2 × 1 = 2, 4 3 7 5 2 7। देखिए ऑप्शन नंबर ए वेरीफाई कर गया, आगे हमको नहीं चेक करना। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ए वाले ऑप्शन से ही चेक करिए, लेकिन जो मैंने देखा है उसमें ज़्यादातर ए और बी में रहता है, इसलिए आप ए बी को प्रायोरिटी देना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है। a + b की वैल्यू दी गई है 3, a² + b² की वैल्यू दी गई है 89, 1/a + 1/b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 1/a + 1/b बराबर, अब आप लोग कल भी एक क्लास हुई थी जो प्राइमरी के लिए हुई थी, आप वो भी देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत बेसिक सिखाया, उसमें मैंने भिन्न का जोड़ सिखाया। तो जिन बच्चों का मैथ कमजोर है वो हमारे चैनल पर विजिट करके एक बार कल वाली क्लास जरूर देखिएगा, उसमें इस क्वेश्चन के जो भिन्न का जोड़ है मैंने उसको भी सिखाया, एक बार मैं यहाँ भी सिखा दे रहा हूँ, लेकिन आप वो क्लास भी देखिएगा, उसमें कई सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए जो जूनियर में भी आने की संभावना है, क्योंकि प्राइमरी वाले 2-4 क्वेश्चन जूनियर में भी आते हैं और जूनियर के 2-4 क्वेश्चन प्राइमरी में भी आते हैं। देखिए भिन्न का अगर आपको जोड़ करना है तो नीचे से नीचे का गुणा, ए और बी का गुणा ए बी हो जाएगा, फिर एक क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, बी का 1 से गुणा बी हो गया प्लस ए का 1 से गुणा ए हो गया। अब ये मिल के आ गया, चाहे b + a लिखो चाहे a + b बटा ए बी हो गया। अब हमको a + b की तो वैल्यू 3 दी है, लेकिन हमको ए बी की वैल्यू नहीं दे रखी, हमको उसने a² + b² बराबर 89 दे रखी। हमको इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमको ए बी की वैल्यू निकालनी है। अब हम यहाँ देखिए ए बी की वैल्यू निकालते हैं। आपको उसने क्या दे रखा है, a + b बराबर 3। अब आप दोनों तरफ का वर्क कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, सबको फार्मूला पता होगा, a² + b² + 2ab। जो बच्चे फार्मूला नहीं जानते हैं वो इसको याद कर ले, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब यहाँ से देखिए a b की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, a² + b² की वैल्यू 89 दे रखी है, इस 89 को हम यहाँ रख देंगे, तो 89 + 2ab बराबर 9। अब इस 89 को उधर ले जाएंगे तो 2ab बराबर 9 - 89, तो 2ab बराबर 89 से 9 जाएगा -80, तो ab की वैल्यू क्या आ गई, ab बराबर -80 और ये 2 चला जाएगा नीचे बटे 2, तो 2
चौक 8 और ये 0 ऐसे उतार लेंगे तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऐसे लिखेंगे और 40। ये हमको ए बी की वैल्यू पता चल गई। ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास पहले ही दे रखी है 3, हमने यहाँ रख दिया 3 और ये -40, तो ये -40 रख देंगे, यानी ये हो जाएगा -3/40। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन, कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और कितने बेसिक से मैंने आपको सिखाया है। बस आपको फार्मूला ये वाला पता हो और कुछ नहीं करना। आपको एक भिन्न का सिंपल सा गुणा करना आता हो, यानी जोड़ना आता हो भिन्न को, क्रॉस मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 38 चलते हैं। यहाँ दे रखा है उसने यदि p बराबर 3x² - 6x - 4, ऐसे उसने q की वैल्यू दे रखी है 3 + x - 2x², r की वैल्यू दे रखी है, तो उसने पूछा है p - q + r। अब देखिए तीनों की वैल्यू दे रखा है, आप इसी फॉर्मूले में सारे की वैल्यू रखते चले जाइए। पहले p की वैल्यू क्या है, 3x² -6x - 4, ऐसे लिख दीजिए -6x - 4। फिर -q, तो -q की जगह पर ऐसे रख दीजिए फिर 3 + x - 2x², ठीक है। एक इसमें रख दीजिए, एक इसमें रख दीजिए ब्रैकेट में। उसके बाद +r, तो ऐसे आप +r लिख दीजिए। r की वैल्यू क्या दे रखी है, -4x + x² + 9। देखिए अब इसको आप जोड़ लीजिए। जोड़ने से पहले ये वाला ब्रैकेट खोल लीजिए, आप माइनस से गुणा करा लीजिए। देखिए यहाँ ऐसे नोट कर लीजिए 3x² -6x -4 माइनस और 3 का गुणा -3, माइनस प्लस का गुणा माइनस x हो गया, फिर माइनस और माइनस के गुणा +2x, फिर यहाँ प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो -4x + x² + 9। बस अब आप सिंपली देखिए x² का x² से जोड़ लीजिए, 3x² और एक x² कितना हो गया 4x², फिर -6x -x कितना हो जाएगा -7x और -4x -11x से यहाँ +2x निकल जाएगा, -9x बचा, फिर ये +9 बचा, ये -4 और -3 -7 हो गया, -7 से +9 गया +2 बचा। अब देखिए क्या ये सवाल आपको आंसर में दिख रहा है कहीं, 4x² -9x + 2 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब आप एक बार ध्यान से फिर से देखिए क्या कुछ हमने गलती कर रखी है। यहाँ पे देखिए 3x² -6x -4, q की वैल्यू 3 - x ये देखिए यहाँ स्क्वायर था, ठीक है, ये 2x² था, यही हमने गलती की थी। देखिए फिर से जोड़ देते हैं, 3x² और +2x² 5x² और एक x² 6x²। अब यहाँ क्या आ गया 6x² -6x और -x -7x -7 और x और -4x -11x, ठीक है, और +9 -4 और -3 -7 से 9 चला जाएगा +2। देखिए अब देखिए ऑप्शन में दिख रहा है आपको 6x² -11x +2, ऑप्शन नंबर डी। ये चीज आप एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कहीं स्क्वायर या वो ना हो, जैसे यहाँ का स्क्वायर हमने नहीं लगाया था जो यहाँ ऑप्शन में रखा था, तुरंत आंसर गलत आ गया। थोड़ा सा एग्जाम में बहुत जल्दबाजी में ऐसे सवाल को सॉल्व करने की कोशिश ना करिए। सिंपल से इसमें कोई मेथड नहीं है, आपको जोड़ना है और धैर्य से जोड़ना है, धैर्य से जोड़ना है ताकि एक बार में आपका आंसर तुरंत आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। उसने कहा 10x² + x -3 बराबर ax + b इंटू cx + d है, जहां b + d a + c। अब देखिए इस साइड में ax + b और cx + d रखा, यहाँ एक समीकरण दे रखा। अब हमको इन चारों की वैल्यू निकालने के पहले इसको इस फार्मूले में बदलनी होगी। जब हम इस फार्मूले में इसको बदल लेंगे तो हमको ax + b इंटू cx + d की वैल्यू दिखने लगेगी। पहले तो आप देखिए 10x² + x -3। अब इसका फैक्टर में तोड़ने का सबसे आसान क्या होता है, पहले आप इसको गुणा करा लीजिए, 10 या 30, क्या मिला 30। अब यहाँ पे एक ऐसी संख्या रखिए जिसको घटाने पे, यहाँ अगर माइनस है तो घटाने पे 1 बचे और गुणा करने पे 30, तो आप कहोगे सर 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30, 6 से 5 जाएगा, 1 बच रहा है और 6 और 5 का गुणा 30 हो रहा है। आप कहोगे सर यहाँ 6 और 5 रख सकते हैं, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 10x² + 6x
5x माइनस 3। देखिए x की जगह पे 6x माइनस 5x रख सकते हैं ना, 6x से 5x जाएगा, x बचेगा। तो अब यहाँ पे क्या करिए आप, पहले ब्रैकेट खोल लीजिए, 10x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 3। यहाँ से आप क्या दिख रहा है आपको, 2x कामन हो जाएगा, क्या बचेगा 5x प्लस 3, यहाँ से माइनस कामन हो जाएगा 5x प्लस 3। अब देखिए यहाँ से माइनस 1 कामन हुआ, 10x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 3। यहाँ क्या था 5x प्लस 2 कामन किए थे 3, यहाँ माइनस 1 कामन किए थे 5x प्लस 3। अब देखिए ये दोनों सेम हो गया, इसको ऐसे लिख लीजिए 5x प्लस 3 और एक इसको ऐसे एक बार लिख लीजिए 2x माइनस 1। अब देखिए सेम उसी फॉर्मेट में हो गया नहीं हो गया, ax प्लस b और इधर क्या हो गया cx प्लस d। देखिए सेम फॉर्मेट में आपको दिखेगा ax प्लस b इंटू cx प्लस d। अब यहाँ पे इसने प्लस दे रखा है, यहाँ माइनस दे रखा है, इसका मतलब d की वैल्यू जो होगी वो -1 होगी। अब देखिए a की वैल्यू आप कहोगे सर a की वैल्यू 5, b की वैल्यू आप कहोगे सर 3, c की वैल्यू आप कहोगे सर यहाँ से आप इससे जब करोगे तो 2x है तो 2, तो आप कहोगे सर c की वैल्यू 2, d की वैल्यू आप कहोगे सर -1, क्योंकि यहाँ प्लस दिया, अगर यहाँ माइनस दिया होता तो हम केवल 1 लेते, लेकिन वहाँ प्लस दिया गया है, हम -1 है तो हम -1 ले रहे हैं। अब ये हमको चारों की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। अब उसने हमसे क्या पूछा था, b प्लस डी बटा a प्लस सी, तो b प्लस डी का मतलब b की वैल्यू 3 और d की वैल्यू -1, ये -1, 3 प्लस -1 बटे a प्लस सी, a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 2, 5 प्लस 2 तो कितना आ गया, 3 से 1 जाएगा 2 और बटे 5 2 7, 2 बटा 7 आ गया। अब आप एक बार ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, आप लोगों ने ये देख लिया, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं ताकि आपको ऑप्शन दिखे। आंसर क्या आया हमारा 2 बटा 7। हो सकता है वो ये आंसर आपसे पूछ लेता, उसने दिया है यहाँ यह एक धनात्मक पूर्णांक है। देखिए 2 बटा 7, क्या ये पूर्णांक दिख रहा है आपको, ये तो भिन्न है भाई, क्या ये एक उचित भिन्न है? हाँ, उचित भिन्न उसको कहते हैं, जैसे ये भिन्न है तो ऊपर वाला अंश होता है, ऊपर को अंश कहते हैं, नीचे को हर कहते हैं। जब हर से छोटा हो अंश, क्या हो, हर से अंश छोटा हो तो वो एक उचित भिन्न होता है। आप इसको कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए, ऐसा भिन्न जिसका हर अंश से बड़ा हो या अंश हर से छोटा हो उसको एक उचित भिन्न कहते हैं। यही सवाल का आंसर है और ये क्वेश्चन सीटेट ने पूछ रखा है, अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे उपलब्ध करा रखा है। ऐसे क्वेश्चन आपको बनाना है और बहुत सिंपली बस आप इसका फैक्टर करना जान जाएं। इसका फैक्टर ऐसे होता है, पहले इसका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 30, अब यहाँ 30 लेके आना है ऐसे कि हम गुणा करके 30 आ जाए और घटा के एक x बच जाए। बस सिंपल सा आप उसको फैक्टर में बदल के a, b, c और d की वैल्यू निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन। एक संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है तथा फिर उसमें 10% की कमी की जाती है। देखिए आपके पास 100 है, पहले आपने 10 की वृद्धि की तो 110 हो गया, फिर आपने 10 की कमी की तो 110 का 10% कितना होगा, 11 हो जाएगा। जो नहीं निकालना जानते वो परसेंटेज ऐसे देख लें, 110 गुणे 10 बटे 100, जिसका परसेंटेज निकालना उसको जितना निकालना उसको यहाँ रखिए बटे 100 रखिए। अब एक जीरो से ये कट गया, एक जीरो से ये कट गया, 11 आ गया, तो 110 से 11 कम हो जाएगा 99। पहले हमने संख्या का 10% बढ़ाया तो 100 का 110 हुआ, फिर 110 का 10% घटाए तो 99 हो गया। अब आंसर के ऑप्शन क्या कह रहा है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, गलत है। परिवर्तन तो हो रहा है भाई, पहले 100 था अब 99 हो गया, परिवर्तन हो रहा है। 1% की वृद्धि हुई तो कहीं यहाँ वृद्धि दिख रही है आपको, वृद्धि नहीं यहाँ कमी दिख रही है, ये भी गलत हो गया। 1% की कमी होगी, बिल्कुल 1% की कमी होगी। इसने कहा 0.1% की कमी होगी, नहीं, 1% की यानी 100 पे 1 रुपए की कमी होगी जब किसी में हम पहले 10% बढ़ाएंगे फिर 10% घटाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक ABCD एक समलंब है जिसमें AD समांतर BC। देखिए एक समलंब है, समलंब ऐसे होता है, ये मान लीजिए समलंब है, ठीक है, ये A है, फिर ये B है, फिर ये C है, क्या है, AD समांतर BC, यानी इसको आप B मानिए, इसको आप C मानिए, ये D मानिए। देखिए ये AD समांतर हम BC बना दिए हमने। फिर उसने आगे कहा AB 5 सेंटीमीटर है, ये जो
तिरछी लाइन है ये 5 सेंटीमीटर है। फिर उसने कहा BC 11 सेंटीमीटर, ये उसने 11 सेंटीमीटर दे रखा है। AD 7 सेंटीमीटर है, ये वाली उसने 7 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर उसने पूछा है DA को एक बिंदु F तक इस प्रकार बढ़ाया गया, DA को एक बिंदु F तक इस प्रकार बढ़ाया गया। देखिए ये F हो गया, ये F पॉइंट हो गया। फिर उसने कहा इस प्रकार बढ़ाया गया कि AF 3 सेंटीमीटर। अब ये जो AF है ये कितना है 3 सेंटीमीटर। आगे उसने कहा है BF लंब है DF पर, ये DF है पूरा और ये BF इस पे लंब है। क्या है? लंब है, ये लंब है। तब समलंब ABCD का क्षेत्रफल। अब हमको ABCD का क्षेत्रफल, देखिए समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 फिर समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे हाइट इसकी, जो इसकी ये हाइट होगी उसको ऊंचाई आप लिख सकते हैं। ये फार्मूला आप सब लोग नोट कर लीजिए। समलंब का क्षेत्रफल यही होता है, ये आप फार्मूला नोट कर लीजिए, समलंब का क्षेत्रफल। ठीक है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। अच्छा, आप जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ रखा वो ये ना सोचे कि सर मुझे तो कोई फार्मूले याद नहीं। भाई मैं लगभग 75-80 दिन बचे, 80 पेपर ऐसे सॉल्व कराऊंगा, एक एक फार्मूले जो आते जाएंगे आपको बताता जाऊंगा, उसको आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। तो समलंब का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। कल वाले जो टेस्ट मैंने ले रखा था प्राइमरी लिखा, उसमें एक आयत का आया था, मैंने आयत को बताया था और वर्ग को बताया था। आज मैंने समलंब को बता दिया। इसीलिए आपसे कहता हूं आप जूनियर की तैयारी करें, फिर भी आप प्राइमरी वाला पेपर देखिए, उसमें मैं पूरी बेसिक सिखा रहा हूं ताकि आपकी दोनों तरफ से, वैसे इसी क्लास में मैं सारी चीजें आयत वर्ग आगे सवाल में आते जाएंगे, वो भी समझाता जाऊंगा सारी चीजें, लेकिन अगर आप वो देखते हैं तो वो भी आपको लिए फायदेमंद होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। यहां समांतर भुजाओं का योग 11 और 7 18 तो पता है, ऊंचाई नहीं पता है, लेकिन ऊंचाई के लिए देखिए एक ये उसने समकोण त्रिभुज हमको दे दिया, ये कण हो गया जो 5 है और ये इसका आधार 3 है, ये लंब। आपने एक थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम पर रखी होगी, कण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा कोई दिक्कत नहीं, इसको याद कर लीजिए। देखिए कण का स्क्वायर 5, 5 का स्क्वायर लिख लीजिए, लंब का स्क्वायर आपको पता करना है, यहीं यक्स रख लीजिए स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर 3 का स्क्वायर रख लीजिए, यहाँ 3 का स्क्वायर रख लीजिए। अब 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9, 25 से 9 इधर आएगा घट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 से 9 गए 16, तो एक्स बराबर √16, एक्स की वैल्यू 4। यही हमको हाइट पता चल गई। देखिए ये ऊंचाई हमको 4 पता चल गया। 1/2 समांतर भुजाओं का 11 और 7 18 है, आप सीधा ऐसे रख दोगे 1/2 11 7 18 और गुणे 4, क्या रख दोगे 4। अब यहां से 2 से काट दोगे, 2 9 18, 9 चौक 36, आप कहोगे सर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इस समलंब का क्षेत्रफल होगा। अब बताइए किसी को ना समझ में आया हो, आप जो चित्र उसने दिया था वो चित्र बना लिए, आपको समांतर भुजाओं का योग पता है 11 से 18, आपको हाइट पता करनी थी, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से आपने लंब की वैल्यू निकाल ली, 4 आया, यहाँ फार्मूले पे रख दिया 1/2 गुणे 18 गुणे 4, 2 9 18, 9 चौक 36 सेंटीमीटर आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, दीपक 150 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार मैदान के 10 चक्कर पैदल चलकर लगाया करता था, पहले वो लगाता था। अब उसने 0.01 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल वाले वर्गाकार मैदान के चक्कर लगाने पड़े, तो वह इस मैदान में कितने चक्कर लगाए जिससे वह अपने पैदल चलने की नियमित कार्य को पूरा करेगा। पहले मान लीजिए आप किसी ग्राउंड में जाते थे, वो आयताकार था, उसमें आप 100 मीटर वो चौड़ा था, आयताकार था, 100 मीटर वो चौड़ा था, ये मान लीजिए 100 मीटर चौड़ा था, 150 मीटर लंबा था। क्या था? 150 मीटर लंबाई थी। तो आयत का आप जानते हो कि आमने सामने भुजा बराबर होती, ये भी 100 मीटर और ये भी 150 मीटर। ठीक है, अब इसका एक चक्कर लगाने में आप कितना कहोगे? 1.5 3 और 100 2, 200 और 3 500 मीटर वो एक चक्कर में लगाता था, और ऐसे कितने चक्कर? 10 चक्कर लगाता था। तो 500 मीटर गुणे 10 बराबर 5000 मीटर वो रोज चक्कर लगाता था। इसे किलोमीटर बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे, तो ये क्या पता चल गया? डेली वो 5 किलोमीटर चलता था।
था। अब ये पहले वाले मैदान पे चलता था। अब आज का वर्गाकार मैदान है जो 0.01 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है, 0.01 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल आप जानती होगी कि भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो हमें भुजा निकालनी है तो 0.01 का अगर हम रूट ले लें तो हमको भुजा की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, भुजा की। और 0.01 का रूट क्या होगा, 0.1 मीटर होगा। क्या होगा, यहाँ किलोमीटर है तो यहाँ भी किलोमीटर होगा। अब ये 0.01 किलोमीटर, ये हमको वर्ग की भुजा पता चल गई। अब ये जब भुजा पता चल गई तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसे वर्ग होता है तो एक की लंबाई 0.1 किलोमीटर, इसकी भी 0.1, इसकी भी 0.1, इसकी भी 0.1, यानी चारों भुजाओं का एक कितना हो जाएगा, 0.4 किलोमीटर। अच्छा, ए उसको चलना कितना है, 5 किलोमीटर चलना है। तो आप सीधे सीधे 5 को 0.4 से भाग दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने चक्कर वो लगाएगा। अब यहाँ से 0.1 काटे तो एक अंक यहाँ है, एक जीरो लगा दीजिए, दशमलव के बाद जितने अंक हो उतने जीरो पर बढ़ा दीजिए। फिर देखिए 12 चौक 48, फिर 12.2 बचे। अब यानी 12 से ज़्यादा यानी लमसम 13 चक्कर उसको लगाने पड़ेंगे। देखो यहाँ ऑप्शन में क्या कहा गया, लगभग 13, कितने, लगभग 13। पहले में दिया था लगभग 10, ठीक 11, ठीक 12, और डी ऑप्शन में दिया था लगभग 13। तो देखिए 12 चक्कर नहीं, 12 चौक होते हैं, 13 चौके 52, लगभग उसको 13 चक्कर लगाने। इसमें हमने किया क्या, पहले हमने आयत का परिमाप निकाला चारों भुजाओं की, फिर वो डेली कितना चलता था वो निकाल लिए, फिर वर्ग में एक राउंड में वो कितना चलेगा, तो टोटल में उसको कितना चलना पड़ेगा, सिंपली हमने भाग दे के निकाल लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, धातु से बने एक बेलनाकार बक्से की त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर है। यदि इसकी ऊंचाई 1 मीटर है तो इसकी धारिता, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेलन की जो है बेलन, ये देखिए धारिता जो है, ये कल के भी सवाल में आया था जो प्राइमरी का था, आज भी आ गया। धारिता के मतलब कैपेसिटी होती है उसकी क्षमता, यानी कि उसका आयतन, और बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब जिनको नहीं पता है वो इसको नोट कर लें कि बेलन के आयतन का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी है, ना भी दे रखी है फिर भी आप 22/7 रखिए। देखिए हम यहाँ पहले पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू इसने दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर, और आर का स्क्वायर करना है, यानी दो बार हम 17.5 लिखेंगे। फिर आगे क्या, फिर इसने दे रखी है हाइट, क्या दे रखी है 1 मीटर, लेकिन त्रिज्या सेंटीमीटर में दे रखी है, ऊंचाई मीटर में। तो सबको पता होगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो जब ये चीज़ें हमने सेंटीमीटर में रखी है तो हमको हाइट को भी सेंटीमीटर में रखनी होगी, गुणे 100। अब आप सिंपली देखिए 7 दूनी 14, 3 गए 35 हो गए, 7 बचे 35। अब 17.5 गुणे 100। अब देखिए पहले इसको 22 को 2.5 से गुणा करेंगे, 22 दूनी 44, और 22 का आधा 11, 44 11 55, यानी 22 को 2.5 से गुणा करेंगे 55, फिर गुणे 17.5 को 100 से करेंगे, 1 दशमलव से 1 जीरो कट जाएगा, 175 ऐसे नोट कर लेंगे, और ये जीरो यहाँ लगा देंगे। 55 गुणे 1750 पहले, और ये किस में आएगा, हमारा सेंटीमीटर में आएगा। हमको बताना किस में है, उसको लीटर में बताना है। तो पहले इसको आप भाग दीजिए, 55 को 1750 से अगर आपको भाग देना है, सिंपल से आप ऐसे पहले 55 को 75 से आप भाग दे लीजिए। देखिए सबसे आसान तरीका बताता हूँ, 1 जीरो ये जो है इसको बाद में आप जितना है उसी में लगा लेना। देखिए 25, 2 बचे, 5 7 35 और 2 37, 3 बचे, 5 1 5 3 8, फिर 5 25, 2 बचे, 7 बचे 35 और 2 37, 3 बचे, 5 1 5 और 3 8, यहाँ आ गया 5 7 5 12, 1 8 1 9 7 16, 1 8 1 9 9625। फिर ये जीरो जो है हम ऐसे लगा लेंगे हैं 96,250। अब सेंटीमीटर को लीटर में बदलने के लिए आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर में 1000, यानी 1 लीटर में आप कह सकते हैं हम 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर, अगर हमको सेंटीमीटर में लीटर में बदलना है 1000 से हम भाग दे देंगे, ये जीरो गया, 2 जीरो है, यानी 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी 96.25 लीटर उसकी धारिता है। यही हमको प्राप्त करना था। देखिए
सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी सही है। हमने किया क्या, बेलन का हमको आयतन का क्षेत्रफल पता हो पाई आर स्क्वायर एच, हमने पाई आर स्क्वायर आर की वैल्यू रखी, एच की वैल्यू रखी, फिर हमने गुणा करना सीखा सबसे आसान तरीके से, जीरो नहीं लेना, जीरो हम बाद में लगा देंगे, ऐसे हमने मल्टीप्लाई कर लिया। फिर 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 1000 से भाग दे के हमने आंसर बता दिया। क्वेश्चन नंबर 44 चलते हैं। एक बक्से में कुछ पर्चियां रखी हुई हैं जिन पर संख्या 25, 26, 27, 49 यानी 25 से लेकर 49 तक सभी नंबर रखे हैं, 28, 29, 30, 31, 32 ऐसे लिखे रखे हैं। इस बक्से में एक पर्ची यादृच्छिक यानी बिना देखे आप कोई एक पर्ची ऐसे उठा लीजिए, रूप से निकाली जाती है। इसकी क्या प्रयोक्ता है कि चुनी हुई पर्ची एक अभाज्य संख्या। पहले तो आपको ये जानना होगा कि 25 से लेके 26, 27 ऐसे ऐसे डाट 49 तक कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं। तो आप कहोगे सर सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक 29 अभाज्य संख्या आएगी, फिर एक 31 आएगी, फिर यहाँ इसके बाद में एक 37 आएगी, फिर 41 आएगी, फिर 43 आएगी, फिर 47 आएगी। आप कहोगे सर 6 अभाज्य संख्या आएंगी, ये किसी से नहीं कटेगी। तो 6 अभाज्य संख्या है और टोटल कितनी संख्या 25 से 49 तक लिखा गया है, यानी 1 से 24 तक, पहले 24 हटा दिया, यानी 49 माइनस 24 25 संख्याएं लिखी गई हैं। आपको पता करनी है कि कितनी संख्या 25 से 49 तक सारे नंबर लिखेंगे तो आगे का 24 का इसको हटा देते हैं, ये ठीक है। 49 से 24 आप घटा देंगे, इसका मतलब ये जो पूरी पर्ची रखी है वो 25 पर्ची रखी है, उसमें 25 पर्ची रखी है, 25 पर्ची रखी है जिसमें 25, 26 से लेकर 49 तक संख्याएं लिखी है। और 6 संख्याएं उसमें ऐसी हैं जो क्या है, यहां पूछा गया था अभाज्य संख्याएं पूछी गई थी। देखिए ये अभाज्य संख्या है, तो इसकी प्रायिकता बताना है। तो 6 अभाज्य संख्या है, टोटल पर्ची कितनी है 25, 6/25 यही प्रायिकता होगी। अब अगर 6/25 ऑप्शन में होता तो ऐसे लिख देते, नहीं तो आप काटिए, 25 से 6 छोटा है तो 0 लगा के दशमलव लगाइए, ये 60 हो गया, 25 दूना 50, 10 बचे, 25 चौका 100 यानी 0.24 यही अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता हो गई। ऑप्शन नंबर बी। इसमें करना क्या है, आपको ये पता हो जिसकी हमको प्रायिकता निकाली उसकी संख्या प्लस टोटल की संख्या। जैसे 6 संख्या तो हमको अभाज्य संख्या 6 है वो हमने रख दी और टोटल संख्या रख दी, भाग दे लिया। अगर 6/25 था तो वो कर देते, नहीं था तो हम 0.24 सॉल्व करके रख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु वर्षों में 12 है, यानी आप मान लीजिए किसी कक्षा में उसमें 40 बच्चे हैं, सबकी अगर औसत आयु निकाली जाती है तो 12 वर्ष है। इसमें शिक्षक को आयु में मिलाने से इन सभी का औसत 13 वर्ष हो गया, यानी अगर एक शिक्षक आया तो उसने इसके आने से पूरे ग्रुप का क्या हो गया 13 वर्ष हो गया। अब ध्यान दीजिए सभी का, यानी 40 लोगों ने शिक्षक की उम्र से एक सभी को दिया, शिक्षक ने कितना दिया 40, तो सबको एक दे दिया, प्लस 13 अपना भी उसने ले रखा है, यानी शिक्षक की आयु कितनी रही होगी 53। देखिए कितनी आसानी से मैंने आपको शिक्षक की आयु बता दी कि 40 बच्चे थे, पहले उनकी औसत आयु 12 थी, जब एक शिक्षक बढ़ा तो सबकी औसत आयु 13 हो गई, यानी 40 बच्चों को एक वर्ष सबके में जुड़े, तो 40 ये प्लस शिक्षक की जो यहाँ 13 औसत में है 13 ये, 40 और 13 ये शिक्षक की आयु है 53 वर्ष। अब यहाँ अगर पूछता कि शिक्षक की आयु कितनी है तो 53 वर्ष बताते, लेकिन आगे सवाल कह रहा यदि शिक्षक की सेवानिवृत्ति की आयु यानी रिटायरमेंट की आयु 55 वर्ष है तो वह शिक्षक कितने समय बाद रिटायर हो जाएगा यानी सेवानिवृत्त हो जाएगा। तो आप कहोगे सर अभी 53 साल का है, 55 पे रिटायर होना है तो 2 साल की ड्यूटी उसकी अभी और है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ वो मोस्टली ज्यादातर क्वेश्चन में वो पूछता है कि शिक्षक की आयु कितनी है, तो 53 आप बताते, लेकिन थोड़ा सा एक लेवल उसने बढ़ा के उसने उनकी रिटायरमेंट दे दी और उसने आपसे पूछ लिया कितने साल उनकी जॉब बची हुई है। क्वेश्चन नंबर 46, 2 संपूरक कोणों की माप क्रमशः। देखिए संपूरक कोण का मतलब होता है जिन 2 कोणों का योग 180 हो वो दोनों कोण संपूरक होते हैं। अब यहाँ दोनों संपूरक कोण हमको दे दिया है उसने 2a + b और 3a - b, यानी इनका योग कितना होगा 180 होगा, तभी ये संपूरक कोण है। अब 2a और 3a मिलके 5a हो गया और b से b निकल गया, यानी +b - b, 5a की वैल्यू 180, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180/5, 36 पंचे 180, a बराबर 36 डिग्री। हमसे यही पूछ रहा था कि 3a का मान, तो 1a का मान 36 है तो 3 ×
36, 36 तियाँ 108, यही ऑप्शन नंबर बी। देखिए सीटेट में कितने आसान से सवाल पूछे जाते हैं। बस आपको जैसे यहाँ संपूरक, अब जो बच्चे संपूरक नहीं जानते वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये तो बहुत टफ है। मैं कह नहीं रहा हूँ कि आपको मैथ नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे साथ 80 दिन 80 पेपर सॉल्व करके चले जाइए, आप 30 में 30 करके चले आएंगे, ये मेरी गारंटी है। चाहे इससे पहले सीटेट की परीक्षा में आपके 5 नंबर भी ना आए हो, फिर भी मैं कह रहा हूँ आप 30 में 30 कर चले जाओगे और ये आपको विश्वास हो गया कि यस सर अब हम 30 में 30 जरूर कर ले जाएंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो, मेरे मेहनत को देखते हुए एक लाइक वीडियो को जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, मैथ्स के अक्षरों में से कौन सा युग्म घूर्णन सममिति प्रदर्शित करता है। अब देखिए घूर्णन सममिति केवल सीटेट में शब्द हैं छोटे छोटे जो आपको नहीं पता और ना किसी अध्यापक ने बताया, बस उन्होंने मैथ का डर बना के अपनी क्लासें चलाई। मैथ में कुछ नहीं है भाई, मैथ बहुत आसान है, सीटेट की तो बिल्कुल आसान है। जैसे घूर्णन सममिति का मतलब हो गया, जैसे अल्फाबेट में दी जाए तो जैसे 2 अक्षरों का जैसे ए से लेके जेड तक होता है, सबकी एक प्लेस वैल्यू होती है। जैसे ए की वैल्यू 1, बी 2 पे, सी 3 पे, ऐसे लेके जेड तक 26 तक होता है ना। तो जिन 2 अक्षरों का योग 27 हो, कितना हो 27 हो, उनके प्लेस वैल्यू से वही घूर्णन सममिति प्रदर्शित करते हैं। आपको बस इतना याद रखा कि अंग्रेजी अल्फाबेट में जिन 2 अक्षरों का प्लेस वैल्यू यानी उनका स्थानीय मान जिस स्थान पे है उनका योग 27 है, तो आप उनको घूर्णन सममिति प्रदर्शित करेंगे, ये आप समझिए। जैसे मैथ उसने लिख रखा है, अब देखिए मैथ उसने लिख दिया, यहाँ वो कोई शब्द दे देता है, इंग्लिश का कोई वर्ड उठा के दे देता या ऐसे लिख देता PQR BTV ऐसे कुछ भी लिख देता, वो कहता है इसमें से घूर्णन सममिति बताओ। तो यहाँ जैसे पहले तो आप M की प्लेस वैल्यू रखिए 13, A की प्लेस वैल्यू 1, T की प्लेस वैल्यू 20, H की प्लेस वैल्यू 8 और S की प्लेस वैल्यू 19, S की प्लेस वैल्यू 19। अब आप ध्यान से ये देखिए कि पहले तो आप प्लेस वैल्यू सारे ए से जेड तक याद कर लीजिए। कुछ बच्चों को याद होगा, जिनको नहीं याद हो वो याद कर लीजिए ताकि एग्जाम में आपको गिनना ना पड़े कि A1 B2 C3 ऐसे ना गिनना पड़े। अब देखिए 13 12 25 नहीं, 12 8 20 नहीं, 19 8 27। देखिए इन्हीं 2 शब्द का घूर्णन सममिति बन गया H और S का। किसका बन गया? H और S का। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। इसके बाद 13 क्वेश्चन बचे पेडागॉजी के। ये कंटेंट हो गया। लगभग किसी में 10 क्वेश्चन, किसी पेपर में 12 क्वेश्चन, किसी में 13, मोस्टली में लगभग 10 होते हैं। इस पेपर में 12-13 शायद है पेडागॉजी के। अब देखिए मैंने जो एफर्ट किया, पहले मैं आपसे फीडबैक चाहूँगा कि जो मैंने पढ़ाया, जो मैंने आपसे वादा किया, क्या आपको 17 सवाल लगाए सभी सवाल समझ में आए? अगर सभी सवाल समझ में आए और आप मुझसे पेडागॉजी पढ़ना चाहते, इतनी शानदार मैं आपको दोस्तों पेडागॉजी पढ़ाऊँगा। आपको NCF 2005 नहीं पता, उससे कोई दिक्कत नहीं। आपको NEP 2020 नहीं पता, आपको वो भी नहीं पढ़ना। मैं इनके बिना आपको मैथ के सारे पेडागॉजी सही करके दिखाऊंगा। कैसे करते हैं, नया अप्रोच दूंगा, एक नया दृष्टिकोण दूंगा और जिसमें केवल आप ऑप्शन पढ़ेंगे, वो पुरानी मेथड पॉजिटिव नेगेटिव वाला कोई नहीं रह गया। बस आपको ऑप्शन पढ़ना है, टिक करते चले जाना। एक ऐसे नई अप्रोच से पढ़ाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो का मैं एक एम रखता हूं 200 लाइक का। आप लोग इस वीडियो को 200 लाइक कर दीजिए। हमारा चैनल अभी नया है तो आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप अपने मम्मी पापा, अपनी भाई बहन, दोस्त के फ़ोन में मेरा चैनल खोल के टॉपर्स टाइम से सर्च करके हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके कमेंट सेक्शन में आप बताइए सर हमको पेडागॉजी भी चाहिए और हम अब 30 में 30 ले आएंगे। 80 दिन बचे हैं, लगभग 75 दिन। 15 दिसंबर को आपका पेपर है। 15 दिसंबर तक ओरिजिनल 75 पेपर। मैं मार्केट के क्वेश्चन नहीं लूँगा, जो आयोग ने अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करा रखा सेम उसी फॉन्ट में, जिस फॉन्ट में परीक्षा में आपको मिलेगा उसी के लेवल का मैं आपको तैयार करके परीक्षा में भेजूंगा। जैसे पेपर मिलेगा सेम उसी तरीके से करा के भेजूंगा। लेकिन आज ये पहली क्लास थी जूनियर वालों की, आप लोग फीडबैक दीजिए और टारगेट हमारा 200 लाइक का अगर आज कंप्लीट कर दे रहे हैं तो कल से वीडियो में 30 के 30 क्वेश्चन यानी 20 मैथ के और 10 पेडागॉजी के इतने शानदार तरीके से होंगे कि आप
30 के 30 क्वेश्चन, कमजोर से कमजोर छात्र वो भी कहेगा सर सारे क्वेश्चन समझ में आए और अब हम परीक्षा में 30 में 30 करके जाएंगे। तो अगर कॉन्फिडेंस आ गया है तो कमेंट सेक्शन में कह दीजिए यस सर अब 30 में 30 कर देंगे हम। और पेडागोजी भी दीजिए, पेडागोजी के लिए हमारी 200 लाइक का एम टारगेट को कंप्लीट करिए, साथ में चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए। और अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का कोई स्टाइल पसंद आया हो या कोई चीज़ कमी हो उसको कमेंट सेक्शन में कहिए, मेरे लिए 2 शब्द लिखिए। इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। कल फिर एक नए क्लास में मिलेंगे। अगर एम कंप्लीट हो जाएगा तो विद पेडागोजी मिलेंगे। इसी के साथ क्लास को बंद करते हैं। धन्यवाद।